तो आज हम सीखेंगे स्केलेटन केमिकल इक्वेशंस वर्सेस बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। ये है क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस और बैलेंस केमिकल इक्वेशन को समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो और इसी से हम कोशिश करेंगे इसके डेफिनेशन को ड्रॉ करने का। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं टेबल है। इस टेबल में यहाँ पे तो ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इनके नीचे इनके अपने अपने एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन के एग्जाम्पल हैं और ये बैलेंस केमिकल इक्वेशंस के एग्जाम्पल हैं। तो दोनों एग्जाम्पल को समझेंगे और दोनों एग्जाम्पल से हम जो है डेफिनेशन को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। अगर हम एग्जाम्पल से डेफिनेशन को बनाने की कोशिश करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से इसके कॉन्सेप्ट को समझने में मदद मिलेगी और हम अपने दिमाग को थोड़ा सा काम पे लगाएंगे ऐसा करके, जैसा मैं मानता हूँ। तो सबसे पहले एग्जाम्पल है H2 + O2, यानी कि हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल ने मिल के बनाया है H2O, यानी कि वाटर का एक मॉलिक्यूल। H2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, O2 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, H2O वाटर का मॉलिक्यूल है। तो इस तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक एक मॉलिक्यूल ने एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाया। और इसी तरह आयरन Fe और ऑक्सीजन O2 के एक एक मॉलिक्यूल ने Fe2O3 बनाया, यानी कि फेरिक ऑक्साइड बनाया Fe2O3। अब हम इसी को बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखते हैं। अगर हम इस आगे जो दो लिखा है H2 के आगे, जिसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं, इसको इग्नोर कर दें तो H2 + O2, और यहाँ भी हम इस जो कोफिशिएंट दो लिखा है इसको भी इग्नोर कर दें तो ये H2O हो जाएगा। तो ये इक्वेशन सेम स्केलेटन इक्वेशन जैसा है, लेकिन इसमें एडिशन क्या है, इसमें एक एडिशनल चीज़ है दो। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो लगा रखा है H2 के आगे, और यहाँ भी दो लगा रखा है। तो बेसिक पहले हम ये समझ लेते हैं, जो ये जो H2 है O2 है स्केलेटन में, या फिर बैलेंस में H2O2 है, इन दोनों ने मिलकर एक वाटर मॉलिक्यूल बनाया है। तो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये सब्सटेंस या फिर एलिमेंट्स या कोई भी कंपाउंड, तो इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और जो प्रोडक्ट जो बन गया उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। H2 एक प्रोडक्ट है, H2O2 अलग अलग दो रिएक्टेंट्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखें तो यहाँ पर भी सेम है, लेकिन यहाँ पर दो इसके आगे एज ए कोफिशिएंट लगा दिया गया है। अब क्या होता है, अब हमें ये समझ में आया है कि यहाँ पर दो क्यों लगा रखा है और यहाँ क्यों नहीं लगा रखा है। यहाँ पर देखो एक एक सिंबॉलिकल केमिकल इक्वेशन है। सिंबॉलिकल मतलब हमें सिंबल के तौर पे H2 का एक मॉलिक्यूल O2 का एक मॉलिक्यूल जब भी मिलते हैं तो H2O का एक मॉलिक्यूल बनता है। लेकिन आप इसको इसमें देखेंगे इस वाले स्केलेटन में कि यहाँ हाइड्रोजन के दो एटम हैं, ऑक्सीजन के दो एटम हैं, जबकि प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के दो एटम तो हैं बट ऑक्सीजन का एक ही एटम है। यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बैलेंस नहीं है। यानी कि जो रिएक्टेंट्स में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उसके इक्वल नहीं है। जबकि जो भी रिएक्शन होता है, इक्वेशंस होता है, वो फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। ये हम अभी ऊपर पढ़ेंगे। और जबकि ये फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, यानी कि जितने भी यहाँ पर एटम है, यहाँ हाइड्रोजन के दो एटम हैं, दो आगे लगा है तो 2 × 4 यानी कि 4 एटम हो गए। वैसे ही ऑक्सीजन के दो एटम हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे राइट हैंड साइड में 2 × 4 4 एटम आपके हाइड्रोजन के हो गए, और ऑक्सीजन का एक एटम हो गया। यहाँ पर एक लिखा है लेकिन इसके आगे कोफिशिएंट में दो लिखा है, तो दो H के ऊपर भी है और इस O के ऊपर भी है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 एटम हो जाते हैं लेफ्ट साइड में, और राइट हैंड साइड में भी 4, और लेफ्ट साइड में जो रिएक्टेंट ऑक्सीजन है इसमें दो एटम है, और राइट हैंड साइड में भी दो हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला दो इसके साथ भी है। ये दो जो आगे कोफिशिएंट है ये H2O का है पूरा वाटर मॉलिक्यूल का। तो इस तरह से हमने देखा इसमें
जो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है उसमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि वो स्केलेटल है, एक ढांचा है, सिर्फ एक सिंबल है कि किस किस रिएक्टेंट से कौन सा प्रोडक्ट बन सकता है। यहाँ पर जबकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आपके नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड यानी कि रिएक्टेंट्स में, और जो नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में यानी कि राइट हैंड साइड में जितने बने हैं वो सेम है। सिमिलरली Fe प्लस O2 में भी Fe के यहाँ पर का एक एटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन के दो एटम है, यहाँ पर Fe के दो एटम है, जबकि यहाँ पर एक ही है। तो बनता है Fe2O3, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है, ये सिर्फ एक स्केलेटल है, यानी कि एक ढांचा है, एक सिर्फ एक सैंपल है, या एक कहें कि रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है सिर्फ, यानी कि ये रिप्रेजेंटेशन को दिखाता है विदाउट बैलेंसिंग दी एटम्स। जबकि ये वाला इक्वेशन यानी कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसमें नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस किए जाते हैं। तो बैलेंस करने के लिए एक बात का ध्यान रखें, हमेशा जो नंबर ऑफ एटम्स हैं ये कोफिशिएंट में रखे जाएंगे, न कि आप जैसे यहाँ 4Fe लिखा है, ओके, तो यहाँ पर भी यहाँ 4Fe लिखा है तो यहाँ 2Fe2 लिखा है, तो यहाँ जब Fe के 4 एटम हैं, यहाँ पे 2 2 4 यानी कि ये दो ये हो गए, और Fe के पीछे दो जो लिखा है इंटू 2, यानी कि कितने एटम हो गया Fe के भी 4। हमेशा जो कॉफिशिएंट होगा उसके नीचे पीछे जो सब्सक्रिप्ट लिखा होगा उससे मल्टीप्लाई होगा। तो कहने का मतलब है कि Fe के भी 4 एटम है, यहाँ पर इस Fe के भी इधर लेफ्ट साइड में 4 एटम है, तो बैलेंस हो गया। तो एक बात का ध्यान रखना कि हम सिर्फ कॉफिशिएंट में ही नंबर का को बदल सकते हैं या नंबर ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो सब्सक्रिप्ट है यानी कि जो Fe2 या O3 इनके जो पीछे लिखे जाते हैं नंबर, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल को हम कैसे लिखते हैं O2, अगर मैं O2 को O3 लिख दूं, अब ये ओजोन बन जाएगा, अब ये ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो एक एटम मिलाने से उसकी केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि सब्सक्रिप्ट को चेंज नहीं करना है, सिर्फ हम कोफिशिएंट को चेंज कर सकते हैं जब हम इक्वेशंस को बैलेंस कर रहे होते हैं। तो आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा इस तरह से। और अब हम चलते हैं ऊपर एक एक करके इनके पॉइंट्स की तरफ। अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हमें डेफिनेटली ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो ये स्केलेटल के लिए है जो ये वाला कॉलम है, ये वाला कॉलम, और ये वाला बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए। तो डेफिनेशन को देखते हैं। पहला नंबर 1, तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट विदाउट बैलेंसिंग एटम। जैसे हमने पढ़ा कि जो उसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एक इक्वेशन तो दिखाते हैं बट बिना किसी बैलेंस के। तो दिस वी कैन से स्केलेटल केमिकल इक्वेशन एज it is the representation of the reactants and the product without balancing atoms। और जबकि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस हैं, इट रिप्रेजेंट्स रिएक्शन विद इक्वल एटम्स ऑन बोथ साइड्स। ओके, अब ऐसा क्यों? नंबर ऑफ एटम्स इसमें अनइक्वल ऑन बोथ साइड्स होते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन में, जैसे कि हम एग्जांपल में हमने देखा था, और यहाँ इक्वल ऑन बोथ साइड्स होते हैं एट नंबर ऑफ एटम्स। बोथ साइड्स का मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड केमिकल इक्वेशन के। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है, जिसमें ये कहा जाता है कि मास को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना क्रिएट किया जा सकता है। सपोज के लिए एक सॉलिड आइटम है, हमने इसको तोड़ दिया, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने ये मास को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके जितने भी पीस बने, माना इसके 4 पीस बने, इस तरह से 4 पीस बन गए इस सॉलिड के, तो इसका मास आप मेजर करोगे और इसके टुकड़ों का मास मेजर करोगे, M1 M2 M3 M4 रख लेते हैं, इन सब को ऐड करोगे तो इसी के मास के इक्वल निकलेगा। तो कहने का मतलब है हम नहीं तो मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना क्रिएट कर सकते हैं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसी लॉ को फॉलो करता है, यानी कि जो रिएक्टेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स उन रिएक्टेंट्स में जितने भी हैं, यानी कि उन रिएक्टेंट्स का मास जितना भी है, वो जो भी प्रोडक्ट में बनेगा, नंबर ऑफ एटम्स उस प्रोडक्ट में या उस प्रोडक्ट का मास बराबर होगा। नेक्स्ट कोफिशिएंट को ले लेते हैं। नो कोफिशिएंट एडेड फॉर बैलेंसिंग। जैसे आपने इसमें देखा कि यहाँ पर इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कोई भी कोफिशिएंट ना इस तरफ रखा है ना इस तरफ रखा है, ना लेफ्ट हैंड साइड ना राइट हैंड साइड।
तो जबकि यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कोफिशिएंट आर यूज टू बैलेंस एटम्स, यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कोफिशिएंट रखा जाता है, और अदर नेम इसको स्केलेटल को अनबैलेंस इक्वेशन भी कहते हैं। और एक बात का ध्यान रखें, जैसे कि H2O2 प्लस H2O लिखा है ना, तो कुछ हमारे पास ऐसे भी एग्जाम्पल होते हैं कि कुछ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन ऑटोमेटिकली बैलेंस भी होते हैं। ओके, तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक है Fe प्लस S, तो इससे बना FeS। आयरन प्लस सल्फाइड से बना आपका आयरन सल्फाइड। ठीक है, तो ये जो है बैलेंस भी है अपने आप में, और एक स्केलेटन केमिकल इक्वेशन भी है। तो डेफिनेटली इस बात से हम ये समझ सकते हैं कि सभी स्केलेटन केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस नहीं होते हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पर मैं एक बना देता हूँ ध्यान देने के लिए चेहरा, इस पे ध्यान दें। ठीक है, अनबैलेंस इक्वेशन जनरली होते हैं स्केलेटन केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस, लेकिन सभी नहीं होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने ये लिखा है। या आप एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको इसी क्रम में। एक है जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O को अगर हम देखा जाए तो इसके जो प्रोडक्ट बनता है CaOH2 बनता है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो यहाँ भी हमने कोई बैलेंस तो नहीं किया, तो इसको भी कहा जा सकता है कि ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, राइट। जबकि बैलेंस केमिकल इक्वेशंस में कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन होता है। अभी हमने एग्जांपल में देखा था कि लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, यहाँ पर हमने देखा था, यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन के 4 एटम हैं, 2 2 जा 4, यानी कि इस 2 और इस 2 को मल्टीप्लाई किया 4। ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के 4 एटम, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन के भी 4 एटम है, प्लस ओ के भी 2 एटम है, क्योंकि ये 2 इसके साथ भी शामिल है। तो ऑक्सीजन के भी कितने एटम हो गए, 2। तो इस तरह से 4 + 2 6, 4 + 2 6, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो गए। ठीक है, तो आई होप कि आपको एक कॉन्सेप्ट तो समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं, इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, उनको आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में इनका आंसर लिख के आपने बताना है। बहुत ईजी है, मतलब इस टॉपिक को समझ के हमें इनका आंसर लिखना जरूर आना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे डिफाइन स्केलेटल केमिकल इक्वेशन होते हैं, एग्जाम्पल लिख सकते हैं। व्हाट इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, गिव वन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ऊपर जो लिखा है वो नहीं लिखना है आपको, मैंने बहुत सारे इजी इजी लिखे हैं, आपको भी ऐसे बहुत सारे इजी एग्जाम्पल मिल जाएंगे, तो उनको समझ के लिखें। स्केलेटन लिखें फिर उसको बैलेंस करें तो ज़्यादा अच्छा है। व्हाई इज द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन नेसेसरी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्केलेटल एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, ये है। और पांचवा एक क्वेश्चन और हम रख सकते हैं कि जैसे कि हम इसका सब्सक्रिप्ट चेंज क्यों नहीं कर सकते कि किसी भी प्रोडक्ट का जब वो बन जाता है, वाई वी डू नॉट चेंज द सब्सक्रिप्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट, या सब्सक्रिप्ट ऑफ एनी एलिमेंट और कंपाउंड्स टू बैलेंस दी केमिकल इक्वेशन, हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं। तो इसका भी आंसर आप सोच के लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया है। तो आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो मैं आपसे कहूँगा कि आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं कोशिश करूँगा उसको उसका आंसर देने का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो क्लिप।